हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज का जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का नया वीडियो लेक्चर होगा वो होगा बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसका प्रैक्टिकल भी आपको 12th बोर्ड में करना होता है और बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं और नीट में भी आते हैं। तो ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखना है। पकड़िए कॉपी पेन, तुरंत निकालिए और अच्छे से इसको सुनिए, पॉज करके नोट्स बनाइए और अपना टॉपिक बिल्कुल क्लियर कीजिए। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो लेक्चर, मीटर ब्रिज। चूँकि आप लोग इस बार अभी लैब में गए नहीं हो तो आपको ज़्यादा पता नहीं कि मीटर ब्रिज क्या होता है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। इट इज़ ए डिवाइस यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है ना। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। जैसे आप ओम्स लॉ प्रैक्टिकल करते हैं ना, वहाँ से भी आप अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू RI, वोल्ट मीटर मीटर की रीडिंग नोट करते हैं, रेजिस्टेंस आ जाता है। तो मीटर ब्रिज से भी हम क्या निकालते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। इट इज बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रखा है, P/Q इज इक्वल टू R/S बैलेंस स्टेज में। ठीक है ना। ऊपर नीचे का पोटेंशियल सेम होता था। तो ये बिल्कुल मीटर ब्रिज क्या है? इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इनको बंद करो ना, भूलने के लिए यार। इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये प्रिंसिपल हो गया इसका, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। इसके नाम ही है ना ये ब्रिज। ब्रिज का मतलब इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। और मीटर का मतलब है इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर long wire made of alloy for which specific resistance is very high and temperature coefficient is negligible। एक चीज आपको नोट करनी जो यहां पर बताया जा रहा है। मैंने क्या बताया कि आज हम मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं। इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना। मीटर ब्रिज इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है और तार की जो स्पेशलिटी है वो हमने लिख दी है कि एलॉय का बना होता है, जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कॉफिशिएंट है अल्फा वो नेग्लेजिबल होता है। इसलिए इसके ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर इसके टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अल्फा अगर नेग्लेजिबल, इसका मतलब उसका टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, मतलब रेजिस्टेंस रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आपको नहीं याद है तो आप दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, याद आ जाएगा, नहीं तो अभी हम बता देंगे। ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। अभी हम डायग्राम इसका बनाएंगे। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 L शेप्ड कॉपर स्ट्रिप्स। एक वुडन फ्रेम होता है। अब डायग्राम तो आप नेट पे भी देख लेना है यार। एक वुडन फ्रेम होता है, उस पर L शेप की स्ट्रिप्स लगी होती हैं। मेन अपना पर्पज क्या है समझना है थोड़ा सा। एक ये स्ट्रिप है, बीच में एक स्ट्रेट स्ट्रिप होती है, फिर L शेप्ड स्ट्रिप, 2 L शेप्ड स्ट्रिप्स लीविंग 2 गैप्स। एक गैप में एक रेजिस्टेंस R,
दूसरे गैप में दूसरा डिस्टेंस एस, इसमें से एक नोन होता है और एक अननोन होता है, ठीक है ना। और ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है, ये जो है ना, ये क्या है, 1 मीटर लॉन्ग वायर, ये जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर। और ये जॉकी को इस वायर पे स्लाइड कराते हैं और एक सेल लगा देते हैं। ये डायग्राम है, ये पूरा 1 मीटर लंबा तार होता है, की में डॉट लगाते हैं, जॉकी को स्लाइड कराते हैं, नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन नोट करते हैं। जॉकी को पहले यहाँ टच करते हैं, फिर यहाँ टच करते हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट और राइट आता है, तो जॉकी को हम धीरे धीरे आगे स्लाइड करते जाते हैं। जैसे मान लो सपोज जॉकी यहाँ पर टच हुई, उस समय डिफ्लेक्शन इसमें कितना है, नल, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये ए है, ये सी है और ये पॉइंट मान लो बी है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कहलाती है बैलेंसिंग लेंथ एल। तो रिमेनिंग कितनी होगी, 100 माइनस एल। ध्यान से डायग्राम देखिए, 2 एल शेप्ड स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप है लीविंग 2 गैप्स, एक गैप में आर, इसको नॉन कह सकते हो, दूसरे गैप में कोई वायर लगा दिया, ये अननोन है, इसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये स्लाइडिंग जॉकी है, इस 1 मीटर लॉन्ग वायर पे हम इसको स्लाइड कराते हैं, जॉकी को धीरे धीरे स्लाइड कराते जाते हैं, जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आता है गैल्वेनोमीटर में वहीं पर जॉकी को रोक लेते हैं, और ये लेंथ कहलाती है बैलेंसिंग लेंथ। क्या कहलाती है, बैलेंसिंग लेंथ। अगर ये एल है तो बची हुई क्या होगी, 100 माइनस एल, बिकॉज लेंथ ऑफ द टोटल वायर इज 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। नाम ये मीटर ब्रिज, 1 मीटर लॉन्ग वायर, और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ गए ना। तो देखिए फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे इसका, बहुत आसान है। अब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, देखो ये आर एस है, और ये जो है ना, इसका रेजिस्टेंस हमने पी मान लिया, इस लेंथ का रेजिस्टेंस क्या मान लिया, पी, इसका रेजिस्टेंस मान लिया हमने क्यू। ये लो बन गया, पी क्यू आर एस, एक डायगोनल से गैल्वेनोमीटर, दूसरे डायगोनल से बैटरी। समझ गए ना। इसको नाम कुछ दे दो, डी दे दो लो। तो देखो ए और डी के बीच में क्या लगा, आर, वही चीज है ना, देखो ना, ये ए पॉइंट है, ये देखो, और ये डी पॉइंट है, बीच में क्या गया, आर, फिर डी पॉइंट और बी पॉइंट, ये क्या गया, गैल्वेनोमीटर, फिर ये वाला कोई भी पॉइंट ले लो, डी से ये आ गया सी, ये सी पॉइंट है, ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और ये हो गया से, ये देख लो, हो गया ना व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है, ये जो बना है वही डायग्राम में आर एस पी क्यू। पी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ, यहां से यहां तक की जो बैलेंसिंग लेंथ है, इसको हमने एल कहा, उसका रेजिस्टेंस पी है। बचे हुए वायर का रेजिस्टेंस है क्यू, मतलब बचे हुए वायर का मतलब जिसकी लेंथ 100 माइनस एल, उसका रेजिस्टेंस कितना है, क्यू। तो यहां पर सब कुछ दिख रहे हैं। एट बैलेंस स्टेज, एट बैलेंस स्टेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस का मतलब जिसमें नल डिफ्लेक्शन, का मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही गैल्वेनोमीटर में। तो हमने क्या बताया था, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये बताया था वहां पर, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब ये P और Q क्या है, रेजिस्टेंस है L लंबाई का। अब इस L लंबाई का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R बराबर का फॉर्मूला रो L अपॉन ये क्या हो जाएगा, P की जगह रो L अपॉन A अपॉन Q की जगह क्या आएगा, रो 100 माइनस L अपॉन A इक्वल टू R अपॉन P की जगह, P का मतलब इस वायर का रेजिस्टेंस, इसकी लंबाई कितनी L, तो L लंबाई के वायर का रेजिस्टेंस होता है R बराबर रो L अपॉन A। रो तो पूरे वायर का एक ही होगा, मटेरियल सेम ही है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे वायर का एक ही होगा, तो रो ए से रो ए कट जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा L और नीचे क्या आएगा 100 माइनस L, L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R अपॉन, ये फार्मूला है, R अपॉन S
इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। आर का मतलब ये रेजिस्टेंस, तो इसके सामने की लंबाई एल, आर उसके सामने की लंबाई एल, एस रेजिस्टेंस है उसके सामने की लंबाई 100 माइनस एल। ठीक है ना, ध्यान रखना आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस जो है ना, ये अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा आएगी, ये रेजिस्टेंस कम होगा ये बैलेंसिंग लेंथ कम आएगी। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होने से बैलेंसिंग लेंथ कम ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। यही जो है ना शिफ्टिंग का प्रिंसिपल है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस को हम शंट कर दें, शंटिंग और शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, तो बैलेंसिंग लेंथ किधर खिसकेगी, स्लाइडर के किधर ले जाना पड़ेगा। तो शंटिंग और शिफ्टिंग में कुछ भी नहीं है भाई, आपको दिख रहा ना, आर के लिए एल, एस के लिए 100 मान लिखा ना, आर इज प्रोपोर्शनल एल दिख रहा, मतलब अगर इस रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते चले जाएं तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ती जाएगी, ये बी पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर। अगर आर को घटाएं तो बैलेंसिंग लेंथ कम होगी, ये बी पॉइंट इधर शिफ्ट होगा इधर, जो कि इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी ना, आर का में तो लेंथ कम आएगी, बस ये दिमाग में सेट कर लो, बाकी कोई फार्मूला है नहीं। आर अपॉन एस इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस ऊपर है उसके सामने वाली लेंथ भी ऊपर ही रखनी, बस इतना ध्यान रखना, और कुछ याद नहीं रखना है कि इधर से पढ़नी है उधर से पढ़नी है। जो रेजिस्टेंस ऊपर है उसके सामने वाली लेंथ भी ऊपर, जो रेजिस्टेंस नीचे उसके सामने वाली लेंथ नीचे रखनी है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो चलिए अभी जैसे मैंने कहा था कि शंटिंग और शिफ्टिंग की बात कर रहे थे, ध्यान से एक मिनट इसको हटा देता हूं। रेजिस्टेंस अगर हम चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस अगर हम चेंज करेंगे तो जॉकी की शिफ्टिंग होगी, बैलेंसिंग लेंथ कम ज्यादा होगी। अब रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो सकता है बता सकते हैं आप? हम आपको बताएं कि जो बैलेंसिंग लेंथ ये है ये सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ना तो इस वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती है, ना मटेरियल पे डिपेंड करती है, क्योंकि रो दोनों का एक ही है ना, तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ पे डिपेंड करती है। तो देखिए मैंने भी बताया था, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, अब रेजिस्टेंस कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है बताइए, ये रेजिस्टेंस कैसे चेंज किया जा सकता है? एक तो टेम्परेचर बढ़ा करके, देखो मैंने बताया था रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, तो हम बात कर रहे हैं शंटिंग एंड शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, शंटिंग एंड शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एक तो रेजिस्टेंस को अगर हम चेंज कर देंगे तो नल डिफ्लेक्शन पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब रेजिस्टेंस को चेंज करने के तरीके कितने हैं? दो, या तो रेजिस्टेंस को हम ऐड या करें, रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल। ध्यान समझना इसी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा तभी नल डिफ्लेक्शन की पोजीशन चेंज होगी। ये रेजिस्टेंस घटेगा तो शिफ्टिंग इधर होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो शिफ्टिंग उधर होगी, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब रेजिस्टेंस ये कैसे चेंज हो सकता है? या तो इसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ कोई दूसरा रेजिस्टेंस, जरूर नहीं इसके साथ, इसके साथ हो सकता है। मैंने कहा इसके साथ करोगे तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी लंबाई, ये घटेगा तो ये लंबाई घटेगी, उसमें क्या दिक्कत है? जिस साइड का रेजिस्टेंस उसके सामने वाली लंबाई बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है उसके लिए। तो रेजिस्टेंस को चेंज करने का मतलब क्या होता है? या तो उसके सीरीज या पैरेलल कोई रेजिस्टेंस लगा दें तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, या टेम्परेचर चेंज कर दें, या टेम्परेचर चेंज कर दें तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे? अब इसमें टेम्परेचर चेंज में तीन चीजें हैं कि उस मटेरियल का अल्फा पॉजिटिव है या अल्फा नेगेटिव है या अल्फा जीरो, ये चीजें हम पीछे बता चुके हैं आपको। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर अल्फा नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अल्फा अगर जीरो है तो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? ध्यान रखना,
लेकिन नल डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तार पे डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, सेल के ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करता, बस इसकी लंबाई पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। चलिए, समझ में आ रही कोई बात? हम मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं, मीटर ब्रिज डायग्राम बनाया, प्रिंसिपल बताया, रेजिस्टेंस दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, जो रेजिस्टेंस ऊपर उसके सामने की लेंथ, नीचे उसके सामने की लेंथ आमने सामने होती है। रेजिस्टेंस अगर चेंज करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी। शिफ्टिंग और शंटिंग के क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। रेजिस्टेंस चेंज करने का तरीका मैंने बता दिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन करेंगे। बैलेंसिंग लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर पे डिपेंड नहीं करती है, वायर के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, सेल के ईएमएफ पे डिपेंड नहीं करती है। बैलेंसिंग लेंथ किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है जो लगा है गैप में। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बैलेंसिंग लेंथ ज़्यादा आएगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ कम होगी। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कैसे किया जा सकता है मैंने बताया अभी। या तो रेजिस्टेंस के साथ कोई रेजिस्टेंस जोड़ दें सीरीज या पैरेलल में, या उस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर चेंज कर दें। बस अब तक की समरी ये है। और फार्मूला आपके पास है R/S। क्या बताया था? R/S इज इक्वल टू, तो R/S लिख रहे तो R के सामने वाली लेंथ L, S के सामने वाली लेंथ 100 - L, ये याद रखना है। R/S लिख रहे तो R के सामने वाली लेंथ, S लिख रहे तो S के सामने वाली लेंथ, बस यही फार्मूला है और कुछ फार्मूला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। इन मीटर ब्रिज शोन इन द रेजिस्टेंस X हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये IIT JEE स्क्रीनिंग जब हुआ करता था वहां क्वेश्चन आया हुआ है कि R है, ये X है कोई रेजिस्टेंस, ठीक है ना। AC गैलोमीटर जो कि P, ये X है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इन मीटर ब्रिज शोन द बैलेंसिंग रेजिस्टेंस X है, ये X का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ये नेगेटिव है। अब आपको समझ आना चाहिए, अगर इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस X की वैल्यू कम हो जाएगी। X की वैल्यू कम होने का मतलब ये लेंथ कम हो जाएगी। मैंने कहा ना ये रेजिस्टेंस कम, इसके सामने वाली लेंथ कम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन करंट पास्ड फॉर सम टाइम, जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो ये तार गर्म होगा। गर्म होगा मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो X कम होगा। X कम होगा तो ये बैलेंस लेंथ कम होगी, बैलेंस लेंथ कम होगी। तो पूछा क्या गया है? इन द सर्किट बैलेंसिंग पॉइंट शुड शिफ्ट टुवार्ड्स, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है ये B किधर शिफ्ट होगा? टुवार्ड्स A, टुवार्ड्स C, किधर शिफ्ट होगा? ये बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट होगा किधर? C की तरफ। मैंने कहा ना ये रेजिस्टेंस घटेगा तो ये बैलेंसिंग लेंथ घटेगी। घटने का मतलब क्या? इसको कम करोगे तो ये B इधर पॉइंट आएगा ना, ये B किधर शिफ्ट होगा? C की तरफ। बस ये क्वेश्चन है शिफ्टिंग और शंटिंग का। फिर से दिमाग में बिठा लो, जो रेजिस्टेंस है उसके लिए उसके सामने वाली बैलेंसिंग लेंथ होती है। रेजिस्टेंस ये घटेगा तो ये घटेगी, रेजिस्टेंस ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ये रेजिस्टेंस कम करे हुए तो ये बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी। अब ये कम होने का मतलब क्या है? ये इधर शिफ्ट होगा। अगर ये बढ़ने की बात होती है, हम कहते हैं इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता मतलब ये लेंथ ज्यादा होती है। ज्यादा कब आएगी ये लेंथ? जब ये पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तभी तो ये ज्यादा आएगी ना। तो ये शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान रखना सारे क्वेश्चन बढ़िया है, एकदम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी हम जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बाद में न्यूमेरिकल पे भी आएंगे। इन द शोन अरेंजमेंट ऑफ मीटर ब्रिज इफ AC करेस्पॉन्ड टू नल डिफ्लेक्शन, देखिए सारे क्वेश्चन बढ़िया है। R1, R2,
ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये X है, ये जो कि है बैटरी लगा दिया। बैटरी लगाना अगर हम भूल जाए तो ये मान लेना बैटरी लगी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, what would be its value if radius of the wire double। इस वायर की जो रेडियस है, if radius of wire AB is doubled, then what would be the value of x? What would be x? मतलब इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या रिमेन सेम। सोचिए, बताइए पहले। नहीं समझ में आ रही कोई बात? अच्छी बात है। हमारे हिसाब से तो हमने भी बताया था कि ये x चेंज होने का मतलब बैलेंसिंग लेंथ चेंज होने की बात हो रही है। बैलेंसिंग लेंथ किस पे डिपेंड करती है? इन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ये रेजिस्टेंस चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं। मैंने कहा ना, इसका रेडियस चेंज करो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करो, ये मटेरियल चेंज करो, सेल का ईएमएफ चेंज करो, बैलेंसिंग लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिमाग में पूछ लो, मैंने बताया था यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर। क्यों? आपने जब रेजिस्टेंस लिखा था ना इसका, तो रो एल अपॉन ए, रो ए तो कट गया था। रो क्या है? मटेरियल है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, वो डिपेंड नहीं कर रहा। ई क्या है? सेल का ईएमएफ उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर हम वायर का रेडियस चेंज कर देंगे तो बैलेंसिंग लेंथ कोई, बैलेंसिंग लेंथ ये तभी चेंज होगी जब आपका रेजिस्टेंस R1 चेंज होगा या R2 चेंज होगा। समझ गए ना? तो ये थे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल पहले करेंगे, पहले थोड़े सिंपल फिर थोड़े हम कठिन क्वेश्चन करेंगे। मतलब अब ये तो वैसे बिल्कुल बोर्ड जैसा सड़ा सा क्वेश्चन। 15 ओम, 10 ओम और ये लेंथ में निकालनी है A B C गैलोमीटर। ये लेंथ हमें नहीं पता, इस L की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और पूरा वायर 100 ये तो पता। अगर ये L हमें नहीं पता है, ये मान लो L है, ये क्या होगी? 100 माइनस L। तो फार्मूला क्या बताया था अभी? R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन, आप R अपॉन S की मत क्या दो, 15 ओम लिखोगे तो उसके सामने वाली लेंथ, उसके सामने वाली लेंथ S लिखोगे तो 10, R के सामने वाली लेंथ कितनी है? L, 100 माइनस L। सॉल्व कर लो, 5 से काट लो, 3 जाएगा, 300 माइनस 3L इज इक्वल टू 2L, 5L इज इक्वल टू 300, L इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये L 60 आया आंसर। ये रिमेनिंग जो L होगी 100 माइनस L, ये कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। ऐसे यहाँ पर कोई और भी कर सकते हैं, जैसे चेंज कर लेते हैं। X हमें रेजिस्टेंस नहीं पता क्या है, ये रेजिस्टेंस 1 ओम है और ये बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फाइंड X। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन है जो मीटर बिच पे बेस्ड है। हमें पता है x अपॉन 1 करेंगे इज इक्वल टू 20 अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 80। x बराबर कितना आ गया? 0.25 सेंटीमीटर। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं मीटर बिच पे। अब हम थोड़े से क्वेश्चन वैसे लेते हैं। अब हम क्वेश्चन थोड़ा ढंग का ले रहे हैं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ढंग का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि a resistance R1 and 10 ohm are connected in left gap. R1 and 10 ohm connected in the left gap. समझ गए ना?
मीटर ब्रिज तो पता है ना। दूसरे गैप में क्या लगा है, R2, ये है R2। देन द बैलेंसिंग लेंथ इज एट 50 सेंटीमीटर, ये गिवन है। R1 and 10 ohm are connected in series in the left gap, then the balancing length is 50 centimeter, R2 वहाँ पड़ा। अब कह रहा है कि when this 10 ohm is, अब पहले ये सिचुएशन जो दी गई इसकी इक्वेशन बना लो। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये सीरीज में इक्वेशन बनेगी इसके लिए, देखिए R1 प्लस 10 अपॉन R2 इक्वल टू P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, R लिया अपॉन S लिया, इसके सामने की लेंथ 50, तो ये भी 50 होगी ना, तो कॉमन सेंस की बात है। तो एक इक्वेशन बन गई R1 प्लस 10 अपॉन R2 इक्वल टू 1:1। क्वेश्चन मीटर ब्रिज में जो कहता जाए वो करते जाओ। फिर ये कह रहा है कि 10 ओम रेजिस्टेंस को हमने हटा दिया तो बैलेंस पॉइंट 40 पे शिफ्ट हो गया। ये 10 ओम जब हटा दोगे, कॉमन सेंस की बात ध्यान दीजिए, 10 ओम हटाने का मतलब ये ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो ये लेंथ घट जाएगी, मतलब ये 40 होगी। अब दूसरा सिचुएशन ये है, ये सिर्फ R1 रह गया, येलो मीटर, यहाँ R2 है, अब ये 40 सेंटीमीटर है। ये दूसरी सिचुएशन है, जब ये रेजिस्टेंस हटा दिया है तब ये लेंथ कितनी रह जाती है, बैलेंस है 40 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये कितनी होगी, 60 होगी ना। फिर तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 40 अपॉन 60 या 4 अपॉन 6। तो आपको R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। R1 बड़ा आराम से सॉल्व कर लो। R1 अपॉन R2 यहाँ से देख लो, R1 बराबर कितना जाएगा, 2/3 R2। R1 की वैल्यू यहाँ डाल दो ना, क्या दिक्कत है। देखो इसको सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, इसको हटा देता हूँ, फिगर अब आपकी समझ में आ गई, सारी फिगर आपके समझ में आ गई हैं। ये इक्वेशन देखिए, R1 प्लस 10 इक्वल टू R2, और यहाँ से R1 बराबर 2/3 R2 है, या R1 निकालना, जो भी निकालना उसके हिसाब से एलिमिनेट कर दो। तो R1 की जगह 2/3 R2 प्लस 10 इक्वल टू R2, तो यहाँ से क्या जाएगा, R2 उधर ले जाओ, तो R2 माइनस 2/3 R2 इक्वल टू 10, 3 बन जा 3, तो 1/3 R2 इक्वल टू 10, तो R2 इक्वल टू कितना जाएगा, 30 ओम। R2 का 30 है तो R2 कितना जाएगा, 30 माइनस 10 20, R2 आ गया ना, तो R1 भी आ जाएगा ना। R1 बराबर कितना जाएगा, R2 माइनस 10, तो R2 30 माइनस 10 20। मेरा कहने का मतलब है, जो क्वेश्चन कहे वो आप करते जाइए, आपका आंसर 200% सही आएगा, और आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन कहे वो करते जाइए, बस दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। In the figure shown for the given values of R1 and R2, the balance point is at 40 centimeter from A। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है कुछ। R1 R2, R1 R2, A B, बैटरी लगाना भूल जाऊं तो आप लगा लेना। बैलेंस पॉइंट इज एट, ये पहली सिचुएशन है। फिर क्वेश्चन करा व्हेन R2 इज शंटेड बाय ए रेजिस्टेंस 10 ओम, जब R2 को मैंने शंटेड किया, दूसरी इक्वेशन है, ये R1 है, ये R2 इज शंटेड बाय 10 ओम। अब यार कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है आज, हमें ये बताओ, जैसे ही R2 को शंटेड करेंगे 10 ओम से, तो ये R2 घट जाएगा, मतलब ये घट जाएगी, तो ये शिफ्ट इधर होगा, मतलब ये बैलेंसिंग ज़्यादा होगी ना।
R2 को आपने शंट कर दिया, मतलब R2 का डिस्टेंस कम कर लिया। अब आपने पहले लगा दिया, ये कम हो गया तो सामने वाली लेंथ कम हो जाएगी। ये कम होने का मतलब ये इधर शिफ्ट होगा तब ये कम होगी ना, मतलब ये बैलेंस लेंथ बढ़ जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैलेंस शिफ्ट टू 50 सेंटीमीटर, मतलब ये शिफ्ट हो गया थोड़ा सा इधर, अब ये 50 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो आपके समझ में आ गई होगी बात। अब ये 40 था तो ये कितना था 60। जैसे ही आपने इसको शंट किया तो ये लंबाई कम हो गई, 50 होगी ना, ये 50 होगी। आपने आप मतलब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। ये साइड पीछे वाली लिखी नहीं मैंने, 50 है और यहाँ कितनी थी 60 थी, तो वही चीज़ है। फिर क्या पूछा गया, फाइंड R1 एंड R2। ये लो तो पहली सिचुएशन बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं है। तो अभी हमने क्या किया था, R1 अपॉन R2, लेंथ R1 के सामने वाली 40, ये 60 कॉमन सेंस की बात है। तो आगे आपका R1 अपॉन R2 4/6 या 2/3। इधर जब अब आपने शंटिंग कर दी, अब ये तो R1 ही रहा डिस्टेंस अपॉन ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R2 एंड 10। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला बताइए भाई, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाएगा R1 मतलब 2 × 10 अपॉन R2 प्लस 10। समझ गए ना, ये पूरा रेजिस्टेंस बना जा सकती है इक्वल टू 50 अपॉन 50 मतलब 1:1। इसको सॉल्व कर लो, ये R2 प्लस 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R1, ये R2 प्लस 10 ऊपर ले जा रहा हूँ, R2 प्लस 10 अपॉन R2। ध्यान से देखो, R1 अपॉन में भी रहेगा, ये ऊपर चला गया 1/1। अब आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन जो ऐसे भी किया था, अब आप चाहो तो देखो ये R1 अपॉन R2 की वैल्यू 2/3 है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 2/3 पुट कर दो तो सीधा सीधा आंसर किसका आ जाएगा, R2 का आ जाएगा। जब R2 का आ जाए तो R1 अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ रख दो वैल्यू, क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 कितना 2/3, तो 2/3 R2 प्लस 10 इक्वल टू 1, तो 3 उधर जाएगा, 2R2 प्लस 20 इक्वल टू 3। अब मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है, R2 कितना आ जाएगा, उल्टा कुछ कर रहे हैं, माइनस कैसे आ सकता है R2, R1 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये ऊपर चला गया R2 प्लस 10 इंटू 10, नीचे वाला देखना भूल गई वही मेरे, ये 10 भी तो रहेगा, ये 30 हो गया। तो 2R2 बराबर यहाँ लिख देता हूँ, ये इधर लिख देता हूँ, 2R2 इक्वल टू 30 माइनस 20 मतलब 10, तो R2 बराबर 5। अब R2 जब 5 आ गया तो R1 अपने आप आ जाएगा। R2 बिल्कुल ही डाल दो, इसमें डालो उसमें डालो, किसी भी इक्वेशन डाल दो तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे आप करते जाइए, जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे करते जाइए। ध्यान ये रखना है, शंटिंग और शिफ्टिंग के क्वेश्चन जनरली आते हैं, तो ध्यान रखना आपको हमने क्या सिखाया है कि जो रेजिस्टेंस है उसके सामने वाली लेंथ, ठीक है ना, इस दिस अपॉन दिस करें ना, इसके बटे ये, तो इसकी लेंथ अपॉन इसकी लेंथ आएगा। ये रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ये बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी, ये रेजिस्टेंस चेंज होगा तो ये बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी। रेजिस्टेंस चेंज होने का मतलब रेजिस्टेंस का घटना है बढ़ना, बैलेंसिंग लेंथ का घटना है बढ़ना। तो बैलेंसिंग लेंथ जब घट रही है बढ़ रही है, इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि आपकी शिफ्टिंग किधर हो रही है। तो मेरे ख्याल से अब से आपको मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होती है या नहीं होनी चाहिए, क्यों अभी तक बच्चे रट रहे थे कि मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग लेंथ किधर से लें। अरे आप बैलेंसिंग लेंथ किधर से ही लो ना, फार्मूला याद रखो ना कि R1 अपॉन R2 लिख रहे हो अगर फार्मूले में, कोई भी हम तो कह रहे हैं दिस अपॉन दिस करो ना, इसके सामने की लेंथ अपॉन इसमें सामने लेंथ। तो आप रटो ही मत कि मीटर ब्रिज में बैलेंसिंग लेंथ आपको किधर से लेनी है, कि R1 की तरफ से लेनी है R2 की तरफ लेनी है, सीधा ना। क्या ध्यान रखना है,
R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R1 की बैलेंसिंग लेंथ, R1 के सामने की अपॉन R2 के सामने की बैलेंसिंग लेंथ, खत्म मीटर ब्रिज। सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, रेजिस्टेंस चेंज होगा तब बैलेंसिंग लेंथ चेंज होगी। कौन सी लेंथ चेंज हो रही, आपकी जो कि किधर स्लाइड करानी पड़ेगी, तो आपको पता चल जाएगा शिफ्टिंग किधर हो रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत अब आपको नहीं आनी चाहिए, किसमें, मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप लोग देखें, ढंग से कॉपी पेन लेकर के बैठें, नोट्स बनाएं, और जैसे मैंने क्वेश्चन कराए आपको बहुत सारे 5-7 अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए, और अब अपनी कोई भी बुक लेकर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं हर वीडियो लेक्चर में कहता हूं कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिजिक्स के क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे, तब आप नीट या जेईई का सपना देख रहे हो पूरा होगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो देखने के बाद ठीक है, थोड़ी देर तक आपको ध्यान रहेगा, उसके बाद आपको भूलना ही है। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करते रहना। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।